मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं चलो देश को सुधारो संस्था चलाता हूं और आज मेरा सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं जुडिशरी हमारी इतनी खराब है कि वो अपना स्लम को हटने नहीं देती। स्लम के अलावा और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी चीजें बोलूं, मैं स्लम के लिए बताना चाहता हूं। आज 50 साल से मैं लिख रहा हूं, ये स्लम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जुडिशरी वाले क्या करते हैं, पहले हाई कोर्ट स्टे करती है, फिर उसको खोल देती है और इस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है, फिर अपना सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले लेती है। ये जुडिशरी के पास ये कौन सी पावर है कि बार बार वो अपना स्टे दे और बार बार उसको स्टे को खत्म कर दे? ये क्या सिस्टम है? हिंदुस्तान सारा स्लम बनाने में जुडिशरी का मेरे हिसाब से 40% हाथ है, बाकी हाथ पॉलिटिशियनों का है। पॉलिटिशियन जाके यही जुडिशरी से स्टे लेते हैं और वही जाके खुलवा देते हैं। अब स्लम वाले बेचारे अपना कार्य को बढ़ाते जाते हैं, और जैसे कि मैंने पहले 10 बारी कहा है कि यहाँ पर जितने स्लम वाले हैं सब चोर हैं, ये चोरी डकैती का इनका काम है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ जुडिशरी से, ये बताइए चोरी किसको कहते हैं? जो अपना कोई माल उठा के ले जाता है और अपना कब्जा कर लेता है। इसी तरह से जमीन का जो कब्जा कर रहे वो चोर का बाप है। वो चोर का बाप जो है क्योंकि वो अपना जमीन ही हथिया लेता है, तो चोरी का मुकदमा क्यों ना जमीन वाले के ऊपर रजिस्टर हो? ये हमारी जो पुलिस है और जुडिशरी को चाहिए कि ये लॉ को बदले। जिसने भी लैंड ग्रैब करी है वो उसको चोर नहीं माना जाए, वो पक्का चोर है। जमीन वाला तो चोरी का माल तो फिर बरामद हो जाता है, जमीन सामने बरामद हुई तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं जी, हम अब बैठे हैं अपने घर में। ये कौन सा तरीका है जुडिशरी का? अभी मेरी बात सुनिए, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या क्या थक गया हूँ। दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क करने वाले पॉलिटिशियन और जुडिशरी दोनों ही हैं, और लोकल जो उनके एमपी वो उनके बाप हैं। सारे एक ही चोर चक्के भाई भाई बन गए हैं। ये सिस्टम बंद करिए मोदी जी, आपको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और रिजू जी, आप लॉ मिनिस्टर हैं, प्लीज लॉ को चेंज करिए। जो लैंड ग्रैब करता है उसके ऊपर चोरी का मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए, ना कि लैंड ग्रैबिंग का। वो हमारे कोई जुआई नहीं है, आप जहाँ आपके जुआई हैं वो यहाँ पर किस लिए आते हैं? चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए। अभी देखिए, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ कल की स्टेटमेंट है। सराय काला खां में सारा स्लम तोड़ा गया है, उसमें डीडीए ने अपना पुलिस ने क्या कहा है कि इसको तोड़ना इतना जरूरी है कि यहाँ पर चोरी का काम खत्म हो ही नहीं रहा, ये सारे चोर चक्के हैं। तो क्या मेरी बात को उन्होंने फॉलो करा? बिल्कुल करा। क्यों करा? क्योंकि उनकी भी उतनी प्रॉब्लम है जितनी मेरी प्रॉब्लम देश के लिए है। मैं देश को अच्छा देखना चाहता हूं। अब क्योंकि G20 वाले लोग आने वाले हैं, जब वो से स्लम देखेंगे, ओखले का अपना तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर जाएंगे, स्लम देखेंगे, फिर जाएंगे मदनगीर में, तो क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ये कोई जुआई नहीं है, इनको जमीन दो या ना दो। हाँ, ये जो सिंगापुर का जो फार्मूला था कि आप हजारों फ्लैट बना दो और गरीबों को बोलो तो इतने का मिल रहा है भैया, अगर वो वहां जाता है तो जाए, नहीं तो जन्नत में जाए, अपने घर जाए, जहां से आया वहीं जाए। आप गवर्नमेंट का ये कोई फर्ज नहीं है कि उनको री अलॉटमेंट कर दे। री अलॉटमेंट तो सारी उम्र ही होगी, ये कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है। अलॉटमेंट यहाँ पर जितनी करोगे उतने डकैत और आ जाएंगे, लैंड ग्रैबर। इसलिए ये लैंड ग्रैबिंग का मसला जो है बंद करिए, और ये मसला बनाइए कि आप हजारों मकान एक साइड में बना दो, जिसको जाना है मेट्रो वहां जा रही है, वो वहां पर अपने आप उनको अलॉट कर दीजिए, रेंट पे दो या वो खरीदें जैसे उनके पास मुनस्सर हो, तभी दिल्ली का भला होगा। और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ, इतने सारे एमपी हैं, जिसमें बड़े बड़े एमपी हैं, उनके पास 2,500 गज की, 4,000 गज की कोठियां, 5,000 गज की कोठियां, इसलिए
कोठी कोठी आपने उनको क्यों दी हुई है? जब वो सिंपल एमपी रह गए हैं तो एमपी के पास एक फ्लैट होना चाहिए। ये जो शराफत है आप इनको निकालिए, चाहे वो जितने बड़े मर्जी ताकतवर पॉलिटिशियन हो, उनका जब वक्त निकल गया, अब वो अपना पार्लियामेंट में कुछ नहीं है तो उनका कोई राइट भी नहीं है कि पूरी कोठी में रहें। और तीसरी बात ये है भाई साहब, ये G20 आने से पहले ये जो उग्रवाद फोर्ट है, इस किले को खाली कराओ और इसके सराउंडिंग को खाली कराओ। जैसे आप महरौली में खाली करा रहे हो, ऐसे इसको भी कराओ। और मेरा कहना तो ये है, आप स्लम को बिल्कुल रहने ही मत दो, ताकि दोबारा जब भूकंप इन दिल्ली में आएगा ना, तो आप देख लेना पुरानी दिल्ली के 90% लोग मर जाएंगे। तो और उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो बिल्डिंगें 150 साल की हो गई हैं और कच्ची मिट्टी की, जैसे तुर्की में बनी हुई है कच्ची मिट्टी और गारे से, ऐसे ये बनी हुई है। अब गारे की बिल्डिंग झटका संभालेगा नहीं तो उस टाइम इतने करोड़ों लाखों लोग मरेंगे, तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो इस जिम्मेवारी को लेने से आने से पहले क्यों नहीं उसको नया नक्शा बनाते और जामा मस्जिद के चारों तरफ 600 फुट की सड़क बनाओ, सराउंडिंग सेंटर में पुरानी दिल्ली स्टेशन से रोड निकाल के नई दिल्ली मिंटो रोड तक रोड बनाओ 6 लाइन की दोनों तरफ, और एमबी रोड इसका भी 6 लाइन की रोड बनाओ, एक तरफ 6 लाइन की एक तरफ। और कम से कम शंघाई रोड बनाने के लिए, जैसे उन्होंने बीच में बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह रोड पे लगाए हैं, आप भी लगाओ और दोनों तरफ साकेत की तरह बिल्डिंगें बनाओ। क्यों नहीं करते? और गडकरी साहब तो रोज बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम करा रोड बना के। मैं मानता हूँ भाई साहब, आपने रोड बनाया, अभी आपने पब्लिक का ख्याल करा है कि शहर में जिसका 100 रुपए का पेट्रोल लगता है उसको घर जाने में 500 रुपये पेट्रोल देना पड़ता है, वो कहाँ से लाए? तो उसका तरीका आपने अपनाया नहीं है। मैं अपनी बताता हूँ, मैं यहाँ से सैनिक फार्म, ओखले से सैनिक फार्म जाता हूँ, 12 मिनट का रास्ता है रात को 12 बजे, और कल मैं 2 घंटे में पहुंचा। एवरेज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो ये बाकी तो सारा पेट्रोल ही फूक रहा है। ये क्या इंसानियत है? आप लोग चाइनीज की तरह अडॉप्ट करो दिल्ली की रोड का मेथड। वहां चाइनीज में एक रोड नीचे, एक रोड ऊपर, एक रोड और ऊपर, ताकि वन वे और आदमी वहां रुकता ही नहीं है। एक हाईवे में जाने के लिए है, एक साइड में जाने के लिए, एक दूसरी साइड में जाने के लिए। आप भी 3-3 तले की रोड बनाओ, इसमें कौन सी मुश्किल है? थोड़ा दिन हाईवे रोक दो और इस शहर वालों का भला करो, जिससे कि जहां जहां ट्रैफिक है जाम होती है वो बंद हो जाए। ये इतनी तकलीफ है हम लोगों को। मेरा मतलब है, मैं क्या गाली दूंगा, सारी पब्लिक ही गाली देती है गवर्नमेंट को कि इन्होंने कुछ करा ही नहीं। और दोनों तरफ जंग ऐसे लगता है जैसे कि सड़क हम किसी कब्रिस्तान में ही आगे से निकल रहे हैं। सड़कें अच्छी बनाओ, दोनों तरफ बिल्डिंगें अच्छी बनाओ, जामा मस्जिद को अच्छा करो, चौड़ी बाजार को बनाओ, अपना पुराना कश्मीरी गेट के पीछे शहर है वो बनाओ, गांधीनगर बनाओ। ये इस अब रह गया आपका एक, ये अखबार में दे रहे हो, डीडीए वाले इतने थर्ड क्लास लोग हैं, सरों को कोई काम नहीं आता। कहते हैं लैंड पूलिंग में कोई बिल्डिंग नहीं बनी। अरे लैंड पूलिंग में बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, तुम बनने दो तो बनेगी। ये इतने हराम हो रहा है, इनको चाहिए सिंपली हर एरिया का नक्शा रख दो और प्राइवेट बिल्डर को बोलो भैया बना ले। देखो लैंड पूलिंग के लिए हजारों, अब ये तो क्या करते हैं लैंड पूलिंग में, इस दिन लैंड पूलिंग खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? इनके बाप की जगह है। एक पॉलिसी जो बननी है वो उम्र भर के लिए बननी चाहिए। मोदी जी अंडरस्टैंड, इतना परेशान मत करो लोगों को, ये दिल्ली के लिए भी कुछ करिए। ठीक है आपको वोट मिल रहे हैं 2024 में बहुत सारे, लेकिन दिल्ली वालों ने कौन सा जुल्म कर लिया कि उनको वो वोट भी दे आपको और धक्के भी खाए स्लम में रहने के लिए। और पुलिस वालों के पास तो पावर ही नहीं है। पुलिस वालों को पावर दो कि जो भी मकान बनाए, जैसे अपना योगी करता है बुलडोजर चलाए, यहाँ पर भी बुलडोजर रोज चलना चाहिए, ताकि ये लोग जो है थोड़े शांति में आ जाए, तोड़ना भरना बंद कर दे, बिल्डिंग बनाना बंद कर दे, तभी देश का भला होगा। मोदी जी
G20 जो है वो अच्छी तब लगेगी जब दिल्ली अच्छी लगेगी। अगर दिल्ली स्लम लगेगी तो G20 वाले जब देखेंगे वो आपकी पिक्चरें खींच के ले जाएंगे। आप दिखाओगे अपना लुटन जोन और मैं दिखाऊंगा स्लम एरिया, देख लेना इसमें कितना अंतर है। अब यही मेरा नारा है, आपको कुछ अकल आ जाए, भगवान आपको वक्त दे, थोड़ा सा गड़गड़ी का वक्त दे तो हमारी दिल्ली का भी सुधार हो जाए। जी साहब माफ करना, मैं आपको बताना भूल गया कि आप कभी कोर्ट में गए हो? मेरे हिसाब से आप कभी नहीं गए ना। मोदी साहब कभी कोर्ट में गए होंगे, क्योंकि लोग वहां कुत्ते की तरह परेशान हैं। हर रोज डेट बढ़ती जाओ तो डेट बढ़ गई कितने महीने की, 8 महीने की, 6 महीने की। अरे भाई साहब, ये केस करने का जो रास्ता है ना, इंग्लैंड से सीखो। जो केस जो है वहां पर, मैं एक बारी 1982 की बात है, मैं गया था वहां पर। मेरा बिजली का कंबल खराब था, बिजली हीटिंग सिस्टम उनके घर का खराब था। तो जब मेरा दोस्त कहता चलो कोर्ट में केस करते हैं, मैंने कहा वहां तो कई साल लगे। कहते नहीं, आप चल के देखो, ये आज ही फैसला हो जाएगा। और आप यकीन मानना भाई साहब, मैं वहां पर गया, वहां टेबल के गेट के ऊपर एक टेबल लगा था, 6 जज बैठे हुए थे। उन्होंने बोला मेरे को, आप अपना प्रॉब्लम बताइए। मेरे दोस्त ने कहा ये मेरे मेहमान हैं, इनसे पूछिए। मैंने बताया मैं सारी रात सुकुड़ता रहा हूँ, ठंड में मरता रहा हूँ और बैठा रहा हूँ, और ये इसमें प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त ने बोला कि ये जो अपना सिस्टम है हीटिंग का, मैंने इस कंपनी से लगवाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, सुनते नहीं है। उन्होंने उसी टाइम उसका ऑर्डर फाइल कर दे दिया, ना कागज लिया ना कोई पत्र लिया। जरा सोचने की बात है। ऑर्डर दिया कि कंपनी को एडवाइस कर दिया जाए कि ये इनका सिस्टम बाई सैटरडे, मतलब 6 दिन के अंदर बदल दो, नहीं तो पैसे वापस कर दो। इसके बाद और कोई सुनाई नहीं करनी पड़ी, और ये केस सॉल्व हो गया। यहाँ मैं जाता हूँ कोर्ट में तो जज साहब छुट्टी पे है। अरे भाई साहब, छुट्टी में तो हमें घर में फोन कर देते। हम अब मैं लंगड़ा हूँ, लात मेरी चल नहीं रही, और मैं धक्के खा के ऊपर चढ़ता हूँ सीढ़ी में, और वहां जज साहब छुट्टी पे है। ये कौन सा तरीका है हिंदुस्तान का? फिर अगली बात सुनिए, यहाँ के जज कोई भी हो, चाहे हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी जुबानी जो मतलब मैंने केस करा है, तो मेरे को बोलने का हक ही नहीं है। ये कौन सी कोर्ट है कि मालिक बोल नहीं सकता, सिर्फ वकील बोलेगा? क्योंकि वकीलों से इनका क्या लेन देन। वकील जो होते हैं वो बनते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए, कौन सा अपना को इनको लगेगा, जो भी कोर्ट का है। लेकिन ये तो नहीं है कि अपना मालिक का हक ही खत्म हो गया। मालिक को तो सब कुछ मालूम है, जिसने केस करा है, जिसको केस करा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो जज को सुनना चाहिए। अब मेरे साथ हाई कोर्ट ने इतना बड़ा धोखा करा था, मैं जिंदगी में अमीर से गरीब बन गया। मेरे को अपनी जगह बेच के अपना एक कंपनी एनसी से है, करीब करीब 50 लाख रुपया उनको दिया, और 50 लाख और लॉस हो गया, 1 करोड़ रुपया चला गया। एक जगह किराया लेने के लिए, सिर्फ किराया के लिए जगह ली 9 साल के लिए, और खाली करवा ली 5 महीने में, और जज ने एक भी नहीं सुनी। ये कौन सा जजमेंट है? और सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने पहले दिन तो, क्योंकि केस लंबा लेट हो गया, हमें तो नॉलेज नहीं थी। वकील जो है, वकील हमेशा चाहते हैं कि केस खत्म हो ही ना, और उन्होंने मेरा जो केस है वो मुझे करने नहीं दिया, और एक्स पार्टी ऑर्डर के ऊपर जजमेंट पास कर दी। और मैंने 10 बारी बोला, ये अभी जज का अभी निकल गया ना, जज साहब चले गए, हम अभी रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से। इसने कहा जी कैसे बोल रहा तू, इतनी बदतमीज है कि आप नौकर थे उसके? ये जज भी हमारे नौकर है, ना के अपना मालिक है हमारे। इनको तमीज होनी चाहिए। किसी को कोई कितनी कैसा आदमी है, उसे तमीज से बोलो, उसको बोलने का हक है। लेकिन ये पता नहीं क्या जज समझ से अपने आप को कोर्ट में बैठ के जो मर्जी कह दो। किसी आदमी की इज्जत तो रखो। और सुप्रीम कोर्ट में आप रिजवी साहब, आप जाके वहां खड़े होकर देख लो, 1 घंटे के अंदर कम से कम 200 फाइलें फेंक देंगे। अरे भाई साहब, 1-1 मिनट में कभी कोई केस फैसला होता है? जरा सोचो। आप लोग आए हैं, अच्छे हैं, मोदी जी की प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो आप
ये जजमेंट के लिए भी और जजों के वर्किंग का भी कोई चेंजेस करो, लॉ को बदलो और डेट मैक्सिमम 6 महीने में केस सेटलमेंट करने की सिस्टम बनाओ। ये 40-40 साल में आदमी के मरने के बाद में ऑर्डर आना क्या तरीका है? ये सब चले गए। अब आप लोगों ने इतना कुछ करा है देश के लिए, तो ये भी करो कि डेट, कोई भी डेट 10 दिन से ऊपर नहीं देनी चाहिए, 10 और 15 दिन से, इससे ज्यादा जज के पास टाइम नहीं देने का हक होना चाहिए, ताकि 6 महीने में केस खत्म हो जाए। लोगों को परेशान मत करो, काम को खत्म करो। धन्यवाद।